नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 15,033 के स्तरों पर करीब 1.5% की बढ़त के साथ शुरुआत करते हुए अच्छी तेजी के साथ यहां पर 15,000 के पार शुरुआत होती हुई। डाउ फ्यूचर्स में करीब 60 अंकों के ऊपर की तेजी और जापान के बाजार में भी करीब 450 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। बेहद मजबूत संकेत अमेरिकी बाजार से भी देखने को मिले और आपको बता दें, यहां पर डाउ में करीब 425 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग दिखी। नैस्डैक में भी 130 अंकों की शानदार तेजी। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार से भी संकेत अच्छे, साथ ही एशियाई बाजार भी अच्छी शुरुआत करते हुए। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से दीपांशु भंडारी से समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट्स में आज क्या कुछ फोकस में रखना है? गुड मॉर्निंग मानसी। जबरदस्त संकेत आते हुए दिख रहे हैं और कल हमने देखा भारतीय बाजारों में बढ़िया एक्शन था और फिर अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की कल की हमारी क्लोजिंग रही उसके हिसाब से जो डाउ फ्यूचर्स का उस समय ट्रेड था वहां से तो आपने जबरदस्त एक्शन आते हुए देखा है। हालांकि शुरुआती ट्रेड थोड़ा सुस्त रहा अमेरिकी बाजारों में, बट टुवर्ड्स द एंड 1 से 1.5% का उछाल अमेरिकी बाजारों में आपको आते हुए दिखा। निचले स्तरों से बढ़िया रिबाउंड था। डाउ लगभग 550 अंक निचले स्तरों से रिकवर हुआ, 450 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, नया रिकॉर्ड क्लोज किया और इंट्राडे में हमने देखा कि पहली बार 32,000 का स्तर भी डाउ ने छुआ। तो एक तरह से जो एक हिस्टोरिक लेवल्स डाउ पर आते हुए दिखे हैं और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगा। यही नहीं, कल टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी अच्छा एक्शन रहा। ओपनिंग में बड़ी गिरावट थी, लगभग एट डेज लो 1.25% की गिरावट थी, वहां से रिकवर होकर 1% की तेजी के साथ नास्डैक भी आपको बंद होते हुए दिखा। पर इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स यहां पर एक बार फिर से दमदार एक्शन देखने को मिला। एनर्जी शेयर्स में बढ़िया खरीदारी रही, एयरलाइन शेयर्स का पार्टिसिपेशन था, इंडस्ट्रियल शेयर्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। इकोनॉमिक डेटा पर नजर है। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे। एलिवेटेड लेवल्स का ही अनुमान है, 8,45,000 का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। इसके अलावा यूएस जीडीपी का रिवाइज्ड डेटा आज आएगा, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आधे % के आसपास तक की तेजी आपको देखने को मिली। पर कच्चा तेल एक बार फिर से ये एक्शन में रहा, 2% का उछाल ब्रेंट पर, अब $67 के पार आपको ब्रेंट दिख रहा है। यूएस का जो प्रोडक्शन शटडाउन है वो अभी भी कायम है और जिसकी वजह से तेल के दामों में और उछाल आते हुए दिख रहा है। डॉलर और सोना यहां पर हल्का सा दबाव रहा। ओके, तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत फिलहाल शुरुआती संकेत जो है एशियाई बाजार से अच्छी बढ़त और साथ ही अमेरिकी बाजार भी कल अच्छे ट्रेंड के साथ ही क्लोज हुए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएसडीएस का एक्शन, खरीदारी के आंकड़े एफआईएस ने कैश मार्केट में दिखाए। करीब यहाँ पर खरीदारी के साथ 28,739 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। एडजस्टमेंट्स है मंथली एक्सपायरी के दिन, वही वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1,438 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली और डीआईएस की तरफ से 230 करोड़ की खरीदारी यहां पर आती हुई दिख रही है। बुधवार को संस्थागत निवेशकों के ये आंकड़े फिलहाल आप देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि उतार चढ़ाव के बीच कल का ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजार का जो रहा, इसे समझते हुए मंथली एक्सपायरी का आज दिन है, इसे देखते हुए आज की पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल का ट्रेडिंग सेशन तो हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बाजार बंद होने के समय बाजार फिर खुले, आज के लिए फिर कैसा सेशन दिखेगा, इसका असर क्या होगा? मंथली एक्सपायरी है तो फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, भारतीय बाजारों में तो बड़े हुए ट्रेडिंग सेशन में 1.25 घंटे में जबरदस्त दम दिखा और अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद से कहीं ज्यादा भरपूर तेजी होती दिखी। और अच्छी बात है कि अमेरिकी बाजारों में भी फिर उसी तेजी का असर देखने को मिला है और अमेरिकी बाजार भी एक बेहद मजबूती भरे सेशन के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है। अमेरिका में भी इतना दमदार और बड़ा ट्रेडिंग सेशन बड़े दिनों बाद दिखा है, तो उसका फायदा मिलेगा ही। एक्सपायरी का दिन है, लगभग जो रोलर्स हुए हैं वो लॉन्ग साइड पर, तेजी के रोलर्स थोड़े से ज्यादा होते दिखे, तो वो आज सेंटीमेंट आपका सुधारेंगे। और जब आपके पास ग्लोबल मार्केट की और तेजी है, 15,000 के आसपास की क्लोजिंग है, तो थोड़ा और जोश बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से भी तेजी बनेगी। अब आइए लेवल्स देख लीजिए, 14,850, 14,900। अब ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा पहले तो, और एक बार आप खुलेंगे 15,000 के ऊपर और 15,000 के ऊपर खुलने के बाद 15,000 आपके लिए बेस का काम करेगा। 15,075 के आसपास शायद हम कहीं खुलने चाहिए और उसके बाद 15,115, 15,165 यहाँ तक मिनिमम जाएंगे और वहां पर देखेंगे आगे क्या कुछ ग्लोबल माहौल बनता है। लेकिन 15,115, 15,165 ऊपर की रेंज बनकर आएगी।
बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक बढ़िया क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो मेरा ये समझना है कि जो बैंक निफ्टी पर अब सपोर्ट रेंज है वो बेहद ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी और 36,000 36,100 ये लेवल होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे जाकर ट्रेड करेंगे तो ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, जिसकी संभावना है कम। ऊपरी स्तर पर 36,900 37,100 हल्की रुकावट का लेवल है और उसको पार करने के बाद 37,300 37,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की बन सकती है। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। बस एक ही बात है जो ध्यान में रखनी है, कल बेहद मजबूत हुई है, आज दमदार शुरुआत होगी। ऐसे में मंथली एक्सपायरी के दिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और बहुत ज्यादा डेटा अभी तक है नहीं हमारे पास में, एनएससी से आना बाकी है, अभी तक भी वाजा कारोबार के सारे डेटा अपलोड नहीं हुए, तो थोड़ा सा कम डेटा होने की वजह से आपको सावधानी ज्यादा रखनी है। ठीक है, तो चलिए ये रणनीति और आज के दिन सावधानी आपको बरतनी होगी। हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको सुझा रहे हैं उस पर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन आपने देखा उसका एक इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से एफआईएस के डेटा आपको बताते हैं। 28,739 करोड़ का जो खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस का आप देख रहे हैं कैश मार्केट में, इसमें एक एडजस्टमेंट है ब्लॉक डील जो कि बॉश की 30,000 करोड़ की हुई है। इसे अगर हटा देंगे तो फिर सेल्फ फिगर है करीब 1,400 करोड़ कि यहाँ पर एफआईएस की कैश मार्केट में सेल्फ फिगर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली का रुख दिखा रहे हैं। 230 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है कैश मार्केट में। आगे बढ़ते और कल के कारोबारी सत्र में एनएसई पर ट्रेडिंग रुकने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, साथ ही कई शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कौन से हैं वो शेयर, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? देखिए, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी और जैसे ही कल 10 बजे के आसपास 10-8 के आसपास जब ट्रेडिंग बंद हुई थी उसके बाद लोग सोच रहे थे कि करे क्या। काफ़ी लोगों के ऑर्डर जो थे वो अटके हुए थे, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ब्रोकर्स की तरफ से काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उनको परेशानी हुई। कुछ ट्वीट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी काफ़ी सारी पोजीशंस जो एनएसई में थी अचानक ब्रोकर्स ने उन्हें बीएसई के टर्मिनल पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया और कोई भी औने पौने दाम पे एग्जीक्यूशन जो है वो किया गया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारे कुछ पोजीशन जो थी वो अटकी थी और जैसे ही 345 को शुरू हुई ट्रेडिंग वैसे ही हमारी जो पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया गया। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है, बिना पूछे स्क्वायर ऑफ करना ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और इसमें भी जो मार्जिन कॉल थे उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात हुई, क्योंकि इंट्राडे मार्जिन को जो स्क्वायर ऑफ किया गया वो कहीं ना कहीं उसके लिए ब्रोकर्स बिल्कुल नहीं रुके। और वैसे माना जाता है कि 3:20 के आसपास इसको स्क्वायर ऑफ किया जाता है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ये कह रहे थे, कुछ जो ट्रेडर्स है वो ये कह रहे थे कि करीब 3:10 के आसपास ही या 3 बजे के आसपास ही जिस रेट पे मिला गया उस रेट पे कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन के इंट्राडे स्क्वायर ऑफ थे वो किए गए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो कि अपने ट्रेड डाल रहे थे, समझिए उनको 200 के भाव पे ट्रेड डालना था, अचानक उनके ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुए और उसके बाद उनको या फिर ऊपर या फिर नीचे के भाव पे अपने ट्रेड्स जो है वो स्क्वायर ऑफ करने पड़े। अब आप ही सोचिए, अगर आप किसी ने पुट कॉल लिया है, कहीं ना कहीं सेल आपने अगर किया है और अचानक से आपने देखा कैसे 4 बजे के बाद जिस तरह से मार्केट भागा है, तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। कुछ निवेशकों का कहना है कि अगर 3:30 बजे आपको पता ही था कि मार्केट शुरू होने वाला है तो 3:10 या 3:15 को हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की क्या जरूरत थी, हम प्रॉफिट में थे, अचानक आपने हमें नुकसान में ला दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत। परेशानियां तो कही रही, लेकिन वरुण कौन से शेयरों में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव इस बीच देखने को मिले? देखिए, काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें अगर आप हाई और लो या फिर क्लोज का डिफरेंस देखेंगे तो 25% के आसपास है। एरिस लाइफ को आप देख लीजिए और ये दोनों टर्मिनल्स में एनएसई में अलग तरीके से हुआ, बीएसई में अलग तरीके से हुआ। एनएसई में एरिस लाइफ को देख लीजिए, इसका क्लोज है 600 रुपए का, इसने लो कल कितने का मारा 474 का, यानी कि निचले स्तर से करीब 27% के आसपास का उछाल इस काउंटर में देखने मिला। ऐसे ही बीएचईएल को देखिए, निचले स्तर से 17% के आसपास का उछाल था। वहीं सेंचुरी टेक्सटाइल, गुजरात गैस, सेरा सैनिटरी वेयर, सेरा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3,990 का इसका हाई था कल, 3,427 का इसने लो मारा। तो आप डिफरेंस सोचिए कितना बड़ा है, करीब 700 रुपये के आसपास का डिफरेंस इस काउंटर में देखने मिला। ऐसे ही बीएसई में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, एम्फोसिस, टाटा कंज्यूमर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए नीचे और ऊपर 5% का डिफरेंस है, यानी कि इस काउंटर ने कल 10% का स्विंग दिखाया, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये काउंटर वैसा ट्रेड करता नहीं है। और ये सिर्फ मिड कैप्स के साथ नहीं है, या फिर यहाँ आप अगर हैवी वेट्स देखेंगे तो वहाँ भी इस तरह का ट्रेड देखने मिला। मारुति को देख लीजिए, करीब 8% के आसपास ये नीचे गया था, एक समय पे इस काउंटर का भाव 6,300 हो गया था और हाई अगर आप देखें तो 7,000 का हाई था, यानी कि जो डिफरेंस है हाई से वो करीब 8% के आसपास का है। यूपीएल में भी इसी तरह का केस देखने मिला, जहां लो 540 का था
हाई 623 का था, क्लोज 555 का देखने मिला। तो ऐसे तमाम काउंटर्स आपको कल देखने मिले जहाँ पे हाई, लो और क्लोज के बीच में मेजर डिफरेंस है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली। और शायद वो एक फ्री ट्रेड जो हम कभी कभी कहते थे ना कि फ्री ट्रेड हो गया, ये उस तरह का ट्रेड देखने मिल रहा है। कहीं भी पोजीशन कोई भी भाव पे स्क्वायर ऑफ की गई है। बिल्कुल, कल तो बहुत कुछ हुआ जो समझ के बाहर रहा। वरुण, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ये सारी रिसर्च हमें बताने के लिए। तो जितनी भी परेशानियां आपको हुई है इसका संज्ञान हमने लिया है और इसका सोल्यूशन भी निकालने की पूरी कोशिश है। कल एनएससी पर 4 घंटे ट्रेडिंग बंद रहने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल ट्रेडिंग ठप होने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई होने की संभावना है? बिल्कुल मानसी, जैसा जो इसमें सबसे पहले ये होगा कि सेबी ने जैसे कल एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू किया जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने एनएसई से जानकारी मांगी है कि ट्रेडिंग रुकने की वजह क्या रही। तो इसके बाद ये होगा कि 24 घंटे के अंदर एक शुरुआती रिपोर्ट जो है एक्सचेंज को देनी पड़ेगी कि वजह क्या रही, जिसमें मोटे तौर पर बताया जाएगा कि क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स रही अब तक की जांच के आधार पर। इसके बाद हफ्ते भर के भीतर एक रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। टेक्नोलॉजी की भाषा में उसको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आई। और उसके बाद ये जो रिपोर्ट होगी ये फिर सेबी इस रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सचेंज से सवाल जवाब करेगा कि जो उन्होंने जवाब दिया है उससे अगर सेबी संतुष्ट नहीं होगा तो और सवाल जवाब होंगे। और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग जो है वो सेबी की जो तकनीकी एक्सपर्ट पैनल है उसके पास जाएगा और वहां से फिर अगर कहीं कोई खामी दिखती है, कहीं कोई चीज पाई जाती है कि जो फॉलो नहीं किया गया, तो उसके बाद करेक्टिव मेजर्स सुझाए जाएंगे और करेक्टिव मेजर्स जो है एक्सचेंज पर लागू करने को कहा जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है और साथ ही ये भी तय होगा कि आखिर इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कहीं कोई सिस्टम में था क्या, कि जो चीज पहले ठीक की जा सकती थी लेकिन शायद ठीक नहीं की गई और किसी ने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया इस गड़बड़ी को ठीक करने में, तो उसके लिए वो आइडेंटिफाई करके एक्सचेंज से एक्शन लेने को कहा जाएगा। साथ ही जो करेक्टिव मेजर सुझाए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने को कहा जाएगा एक्सचेंज को। अगर एक्सचेंज ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता समय रहते, फिर जो है नियमों के तहत पेनल्टी का भी प्रावधान होता है। ये पूरी एक प्रोसेस होगी जो एक्सचेंज को फॉलो करनी पड़ेगी ऐसी जब भी गड़बड़ियां होंगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। क्विकली आपको खबरों वाले शेयर्स आज के लिए बता देते हैं। दीपांशु बताएंगे। दीपांशु बताएं। कुछ नतीजे आने वाले हैं, वेसुवियस और रेन इंडस्ट्रीज दोनों पर नजर रखिए। सेबी चेयरमैन और आरबीआई गवर्नर दोनों ही आज बात करेंगे सेपरेट इवेंट्स पर, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी, स्पेशली सेबी चेयरमैन का क्या कहना है कल के एक्शन के बारे में। इसके अलावा गेल नाइलको दोनों के बायबैक खुलेंगे और इंडिया बुल्स हाउसिंग इनके FCCB बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने पर आज फाइनल डिटेल्स सामने आएंगी। न्यूरेका की आज लिस्टिंग होने वाली है, इशू 400 रुपए पर शेयर का है इशू प्राइस और ये 40 गुना भरा था इशू। आखिरी दिन है हिरंबा के IPO का, कल लगभग 3.25 गुना ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है। हुतमाकी PPL के नंबर्स आए कमजोर रहे, 17.5% आय में गिरावट, 46% कामकाजी मुनाफा गिरा है, मार्जिन 3% सिकुड़े हैं और मुनाफा 92.5% गिरकर आया है। मैक्स लाइफ एक्सिस बैंक IRDAI ने डील को फॉर्मल अप्रूवल दे दिया है। एक्सिस की एंटिटीज मैक्स लाइफ में 12% हिस्सेदारी खरीद रही हैं। भारतीय एयरटेल कंपनी ने फॉरेन बॉन्ड्स के जरिए $125 करोड़ जुटाए हैं। कैडला US की कंपनी सिप्रियम थेराप्यूटिक्स में बच्चों की रेयर बीमारी के डेवलपमेंट के लिए एसेट परचेज अग्रीमेंट कंपनी ने साइन करा है। $20 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट होगा और जब इस दवाई को US FDA अप्रूवल मिलेगा, अभी नहीं मिला है, जब मिलेगा तो उसके बाद उसकी सेल्स पर भी एक रॉयल्टी पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, कोचिन शिपयार्ड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में हमने कल बढ़िया एक्शन देखा। भारतीय शिपयार्ड से ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर बनाने के लिए कंपनी और कोचिन शिपयार्ड ने MOU साइन करा है। पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ये प्रोडक्ट भारत में बनाया जाएगा और इसके अलावा कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 14,000 करोड़ के 18 करार किए हैं। जस्ट डायल फाइनली कंपनी ने अपना B2B प्लेटफॉर्म JD मार्च लॉन्च किया है, जिसके बाजार को इंतजार था काफी समय से। खरीदारी बेहतर क्वालिटी की होगी और वेंडर्स को ढूंढ पाने के लिए अपनी खरीदारी के लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है जहां पर बाजार की नजर थी। और फाइनली शीला फोम, राहत की बात, कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर को खारिज किया है। वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल ने पिछले हफ्ते कंपनी को अपने जालपुरगुरी प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था, जहां से कंपनी की आय का 6% का हिस्सा आता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्विकली कमोडिटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन जानिए। गोल्ड और साथ ही कच्चे तेल पर रिकमेंडेशन आते हुए दिखे हैं। गोल्ड में बिकवाली की राय, लक्ष्य 46,100 के, स्टॉप लॉस से यहां पर 47,100 का मानकर चले बिकवाली की जा सकती है। वही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी की राय बन रही है। 4,620 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 4,460 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। तो बुलियन मार्केट में गोल्ड में बिकवाली, लेकिन कच्चे तेल में खरीदारी की राय फिलहाल आती हुई। सिल्वर पर भी एक रेकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पर जो उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं, उसे देखते हुए क्रूड में खरीदारी की राय है, गोल्ड में बिकवाली की राय है और साथ ही सिल्वर पर भी एक बार बिकवाली की राय फिलहाल बनती हुई देखने को मिल रही है। चलिए